बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए मजीद हमारे पास एमसीक्यूज हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहले एमसीक्यूज है, जो लास्ट वन है, उसको हम डिस्कस करते हैं ताकि इसी तरह से फिर मैं रब करके जो है स्पेस मिल जाए और बाकी जो एमसीक्यूज है उनको सॉल्व कर सकूँ। तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास साइन के साथ नेगेटिव एंगल आ जाता है तो माइनस दर हकीकत बाहर शिफ्ट हो जाता है, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। इसी तरीके से हमारे पास कॉस ऑफ माइनस थीटा, इसकी ये खूबी होती है कोसाइन फंक्शन की कि वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हमारा डिस्कशन हुआ था, यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्विवेलेंट होता है किसके, कॉस थीटा के। तो ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज कर लीजिएगा इनको। ये कॉस ऑफ माइनस थीटा पूछा गया है इस टेस्ट में जो मैं इस वक्त आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा भी एक दफ़ा पूछा जा चुका है। तो हमारे एज अ प्रॉपर्टी ये पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा के, माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, और इसी तरह कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है ये माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये था हमारा आज का पहला एमसीक्यूज। तो बीच में मैं रुक इसलिए जाता हूं कि आप लोग वीडियो को रोक कर जो है वो वहां पर फिर एमसीक्यूज जो है वो नोट कर लिया करें। तो अब मैं रब करता हूं और अगले एमसीक्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले एमसीक्यूज करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं ये ना सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये फ़ायदेमंद होते हैं जो ख़ास तौर पे आप सेकेंड ईयर के बाद एनईडी का एप्टीट्यूड टेस्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि एनईडी के एप्टीट्यूड टेस्ट में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंबाइनली पूरा मैथ्स आता है उसमें। तो इसलिए जो है ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो कोशिश कीजिए कि आपके दोस्त जो फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, एक दूसरे को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये फ्रेंड्स को बताते रहें ताकि सबके लिए ये वीडियोस जो हैं वो हेल्पफुल साबित हो। जी तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ, चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस का जो चैप्टर है उससे ये एमसीक्यूज है। देखिए ऑप्शंस को जब आप देखते हैं तो ऑप्शन में आपको डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो नजर आ रही है, डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो आपको नजर आ रही है। तो असल में सवाल आपसे ये किया जा रहा है, एमसीक्यूज आपसे ये किया जा रहा है कि इनमें से किस इक्वेशन के रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो हमने जो है वो एक्सरसाइज 3.6 में पढ़ा था कि कभी भी ऐसा हो कि रूट्स हमें गिवन हो, लेट्स से हमने पढ़ा था कि रूट्स गिवन है 2 और 3 और हम इक्वेशन जनरेट करना चाहते हैं। तो कभी भी रूट्स हमें गिवन हो तो इक्वेशन हम जनरेट करते हैं इस फार्मूले की मदद से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो लेट्स से अगर 2 और 3 जो है वो रूट्स हैं तो हमने यहाँ 2 और 3 का सम कर देना है और यहाँ पर 2 और 3 का प्रोडक्ट। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये वो हमें इक्वेशन पता चल जाती है कि जिसके रूट्स जो है वो 2 और 3। तो सिमिलरली इसको हमने इस वक्त जो हैंडल करना है वो इसी फार्मूले की मदद से हैंडल करना है। हमसे कह रहे हैं कि आप वो इक्वेशन फॉर्म करें एक तरह से कि जिसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो। तो हमारे पास इसका मतलब ये होगा कि एक तो हमें सम ऑफ रूट चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स के लिए हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। तो ये बनता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो कि होता है -1 के बराबर। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हम ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा क्यूब बन जाता है और इस तरह से ओमेगा क्यूब इक्विवेलेंट होता है 1 के। तो अब आप देख सकते हो कि सम ऑफ रूट आपके पास आ चुका है -1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ चुका है 1। तो उनकी वैल्यूज अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये वाला आ गया, सम ऑफ रूट की वैल्यू हम -1 जो है वो पुट करते हैं
और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह हम ये 1 पुट कर देते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये बेटे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो यही पूछा गया था कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इनमें से किस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, x² प्लस x प्लस ये फर्स्ट वन ऑप्शन जो है ये करेक्ट। तो ये चैप्टर नंबर 3 से था एमसीक्यू। अब है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर के बारे में ना जानते हो, तो मैं इसमें कुछ सिंपल करके चीज को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि इन दीज वेज 7 बॉयज बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, यानी ये सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन है कि हमारे पास 7 बॉयज हैं और वो एक राउंड टेबल पर जो है वो सर्कुलर वे में बैठना चाहते हैं। तो बताइए कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो एक बात को अच्छे से याद रख लीजिए कि हमारे पास अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, हमारे पास अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों और उन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज करना चाहें रॉ में, रॉ की बात कर रहा हूँ, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और हम उन्हें जो है वो रॉ में अरेंज करने जा रहे हैं तो उनकी अरेंजमेंट्स होती हैं n फैक्टोरियल। यानी अगर 7 होंगे तो 7 फैक्टोरियल ऑब्जेक्ट्स, अगर 5 ऑब्जेक्ट होंगे तो 5 फैक्टोरियल, 6 ऑब्जेक्ट होंगे तो 6 फैक्टोरियल, 8 ऑब्जेक्ट होंगे तो 8 फैक्टोरियल, अगर रॉ की बात हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट्स को हम रॉ में अरेंज करने जा रहे हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स को हम सर्किल में अरेंज करने जा रहे हैं, सर्किल में अरेंज करने जा रहे हैं, तो याद रख लीजिए कि सर्किल में हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है n-1 का होल फैक्टोरियल। यानी अगर 7 बॉयज हैं उनको हम राउंड टेबल पे अरेंज करने जा रहे हैं तो कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, 7-1 का होल फैक्टोरियल। तो इस वक्त हमारे पास 7 बॉयज हैं तो 7-1 का होल फैक्टोरियल बनता है, 7-1 का होल फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बनता है। तो 6 फैक्टोरियल हमारे पास जो है इस वक्त ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती तो हम वैल्यू को चूज कर लेते हैं। इस वक्त फैक्टोरियल की फॉर्म में ही है तो यही आंसर होगा। तो अगर यही कहते हैं कि 7 हमारे पास जो है वो बॉयज है उनको एक रॉ में अरेंज करना है तो फिर हम आंसर होता 7 फैक्टोरियल। लेकिन अब सर्किल में कह रहे हैं तो सर्किल में हमेशा अगर n ऑब्जेक्ट होंगे तो n-1 का होल फैक्टोरियल हो जाएगा। जैसे आपसे कहते हैं कि जी 5 बुक्स हैं, आपने एक शेल्फ में अरेंज करनी है, कितने वेज होंगे, 5 फैक्टोरियल। आपसे कहते हैं 7 फ्लावर पॉट्स हैं, आपने एक रॉ में अरेंज करना है, कितने वेज होंगे, 7 फैक्टोरियल। आप कहते हैं कि जी हमारे पास 4 डिफरेंट कार्ड्स हैं, कलर्स की डिस्टिंक्ट कार्ड्स हैं, उनको हम एक रॉ में अरेंज करने जा रहे हैं, कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो अगर ऑब्जेक्ट को हमने रॉ में अरेंज करना है तो आंसर होगा उसका n फैक्टोरियल, और अगर सर्किल में अरेंज करना है तो n-1 होल फैक्टोरियल। नोट कर सकते हैं आप। जी तो एक और एमसीक्यूज है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सम ऑफ टू टर्म्स। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पता है कि कई सारे फार्मूलाज हैं, तो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फार्मूला पूछ लिया तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपको जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फार्मूला भी पूछ सकते हैं। तो आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब भी हम इब्तदा करते हैं तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फार्मूला होता है हमारे पास nth टर्म का a × r⁴n-1। बिल्कुल इसी तरह से जब किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फार्मूला जो है वो अगर हम डिस्कस करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फार्मूला में फाइंड आउट करना हो तो सम का फार्मूला था n/2 × 2a + n-1 × d। जबकि यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फार्मूला पूछ रहा है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फार्मूला जो है हमने जो डिस्कस किए थे कि a × r⁴n-1 ओवर r-1, और एक हमने डिस्कस किया था a × 1 - r⁴n ओवर 1 - r। तो ये फर्स्ट वन उस वक्त डिस्कस किया था, हमने कहा था कि जब रेशो ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, और जब रेशो लेस देन 1 होगा तो
इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एक याद होगा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी फार्मूला हमने डिस्कस किया था, वो था हमारे पास a/1 माइनस r। लेकिन बार इस वक्त जो है वो इनफाइनाइट की बात नहीं हो रही है, इस वक्त फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है। और ये कैसे पता चलेगा? ये ऑप्शंस देखकर हमें पता चलेगा, क्योंकि ऑप्शन में इनफाइनाइट का जिक्र ही कोई नहीं है, ना यहाँ पर मेंशन है। कह रहे हैं एक प्रोग्रेशन है, उसका सम अप टू n टर्म्स निकालें, यानी फाइनाइट प्रोग्रेशन है। तो यकीनन हमारे पास इस वक्त जो है जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों ऑप्शन एट अ टाइम दे दिए जाए, कोई एक ही ऑप्शन देंगे, वरना तो इस तरह से वो क्वेश्चन ही राउंड हो जाएगा। तो इस वक्त हमारे पास जो है यहाँ पर ये 4th 1 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।